पूरी दुनिया से हम भीख मांग रहे हैं, भीख मांगने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। माइक्रो लेवल पर आप देख लें तो आप देख लें कि 57 रुपये फी लीटर पेट्रोल में 3 हफ्तों में इजाफा, 40 रुपये फी लीटर डीजल में 3 हफ्तों के अंदर इजाफा, 124% गैस की कीमत में इजाफा, 8 रुपये यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा, जो किचन आइटम है, जो एसेंशियल्स हैं, उसकी कीमतों का इजाफा तो हफ्तों के हिसाब से हो रहा है। तो इस वक्त तो इकोनॉमी की बहुत ही खराब सूरत हाल है और इनको समझ नहीं आ रहा कि आवाम को रिलीफ कैसे दे, इकोनॉमी को मैनेज कैसे करे। ये जो आपने ऑस्टेरिटी मेजर्स का लिया, ये ठीक है कि इन्होंने कैबिनेट के अफराद से गाड़ियां वापस कर ली, तनख्वाहें नहीं लेंगे या बाकी लेकिन ये बहुत ही छोटा इकदाम है। इनको अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी का इलाज करना है तो ऐसे सुपरफिशियल और ऐसे कॉस्मेटिक और ऐसे होम्योपैथिक और ऐसे पैच वर्क के साथ ये ना करें। उसके लिए आपको ड्रास्टिक चेंजेस लेने होंगे। वो ड्रास्टिक चेंजेस क्या है? एफबीआर में 1000 अरब रुपए का करप्शन हो रहा है। एफबीआर की रिस्ट्रक्चर कर लें, अपने टैक्स निजाम की रिस्ट्रक्चरिंग कर लें, नंबर 1। नंबर 2, डिफेंस का जो नॉन कॉम्बैट बजट है उसको कम से कम 50% कम कर लें। नंबर 3, गैर तरक्याती अखराजात, जिसका एक हिस्सा ये काबीना के अखराजात है, वो छोटा हिस्सा है, उस गैर तरक्याती अखराजात को खत्म करें। माफियाज की इस वक्त हुकूमत है। आपको ये जान के हैरत होगी, पाकिस्तान में गंदम की कोई किल्लत नहीं है। मैंने सेनेट में साबित कर दिया कि कम से कम 3 माह का स्टॉक सूबों और वफाक के साथ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आटे की जो 20 किलो थैला है वो 1500 से 3000 रुपए पर पहुंचे। ये माफिया है। पेट्रोल माफिया, आटा माफिया। आ जाए ना सर, जजेस और दूसरे दारों में भी आ जाए, उनको क्या करना चाहिए? इतनी पेंशन, इतनी तनख्वाहें, फिर नौकरियां। सर जी हाँ, मैंने तो एक रिटायर्ड जज की वहां पे पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि वो 10 लाख रुपए पेंशन ले रहा है, और दिलचस्प बात यह है कि जजों की जो तनख्वाहें और पेंशन है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होते हैं। हर पाकिस्तानी टैक्स देता है, हर पाकिस्तानी तनख्वाहदार टैक्स देता है, लेकिन जजों की जो पेंशन और तनख्वाहें वो टैक्स एग्जेम्प्ट, वो कोई टैक्स नहीं देता। उसके साथ वो 3000 उसकी कॉल्स टेलीफोन की जांच होती है, उनको 2000 जो है 200 लीटर 300 लीटर पेट्रोल की इजाजत होती है, उनको इसी तरह सिक्योरिटी गार्ड मिला होता है, ड्राइवर मिले होते हैं, अर्दली मिला होता है, उनको पूरा प्रोटोकॉल मिलता है। ये शाखर्चियां हैं और ये अशराफिया की ताशात है। इसी तरह आप देख लें, यहाँ पे गन्स क्लब है, यहाँ पे गल्फ फेडरेशन है, यहाँ पे इस्लामाबाद क्लब है। ये जो कई 100 एकड़ की जमीन है, और ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं है, ये हर डिविजनल हेडक्वार्टर पर है, हर सूबाई हेडक्वार्टर पर है। ये अशराफिया, ये तौर तरीके बदलने होंगे, तब पाकिस्तान की इकोनॉमी दुरुस्त। और फिर उसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग है। खुद ब्लूमबर्ग कह रही है कि 50 लाख डॉलर पर डे अफगानिस्तान इकोनॉमी। ये फरमा दीजिएगा सेनेटर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि इलेक्शंस तो कराची में भी हुए थे, हम यही बात कर रहे थे कि इलेक्शंस के बाद हर चीज बड़ी स्टेबल हो जाती है। तो ये तो अब कराची के बल्दियाती इंतखाबात के बाद आपको भी पता है कि कोई चीज स्टेबल नहीं हुई। अब तक ये तजब्जुब का शिकार है, ये जो इनके इंतखाबात के नताइज आए हैं सामने। लेकिन अब इस तनाजुर में 2 जज साहिबान इनको नहीं पसंद, 2 जज साहिबान उनको नहीं पसंद। कल 9 रुकनी लार्जर बेंच आइन की तशरीह के लिए बैठेगा। अब आइन की तशरीह में ये बात भी आएगी कि क्या मतलब ये सिर्फ ये इलेक्शन कराने से भाग रहे हैं, या सदर साहब इमरान खान साहब को खुश करने के लिए जल्दी जल्दी खत लिख रहे हैं? तो सर ये खतों किताबत आपको लग रहा है कहीं जा रही है? देखें, ये इलेक्शन तो 2 सूबों में कराना एक दस्तूरी तकाजा था, जिम्मेदारी थी, और इस मकसद के लिए गवर्नर्स को खत लिखा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन गवर्नर ने रिस्पांस नहीं किया। और उसके बाद सदर ने एक खत लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो कि एक ओवर स्टेपिंग थी अपनी मैंडेट से भी, और उसकी वर्डिंग भी एक दस्तूरी इदारे इलेक्शन कमीशन के लिए ठीक नहीं थी। तो ज़ाहिर जब एक डेडलॉक पैदा हो गया था, और ये डेडलॉक अपने जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी नाअहली है या उनकी नालायकी है कि जिसकी वजह से यह डेडलॉक पैदा हो गया, और इलेक्शन होना चाहिए था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल तकाजा था। तो उसके बाद नज़र ये आ रहा था बिल्कुल वाज़ेह ही कि ये वाज़ेह तौर पर कि ये इलेक्शन कमीशन से मामला अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट चला गया तो उसमें बदकिस्मती से वहाँ जो लार्जर बेंच बना है उसमें ऐसे जज भी बैठे हुए हैं कि जिनके हवाले से एक तनाज़ा पहले से मौजूद है। हमारी पार्लियामेंट में भी उस पर बात हुई है, मीडिया में भी उस पर बात हुई है, और बजाय इसके कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती, कोई अकाउंटेबिलिटी की जाती,
वो जो बेंच बना है वो भी एक गैर मुतनाज़ा बेंच नहीं होगा, इसलिए मुझे डर है कि उस बेंच से जो भी फैसला आएगा उस फैसले के ऊपर सवालात जो हैं वो उठेंगे। तो ये एक डेडलॉक की कैफियत है और पहली मरतबा मैं पाकिस्तान की तारीख में देख रहा हूँ कि पार्लियामेंट रिडंडेंट है, हुकूमत मुतनाज़ा है, इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला गया, वो भी वहाँ पे भी एक तनाज़ा और एक कन्फ्यूजन मौजूद है। पहली मरतबा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कि जिन्होंने मिलकर बुनियादी मसाइल हल करने हैं वो सब के सब ना सिर्फ एक दूसरे से एक पेज पर नहीं है बल्कि किसी न किसी तनाज़े का वो शिकार है। तो ये एक बड़ी खौफनाक और बड़ी ख़राब सूरत हाल है मुल्क के लिए। तो सर आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है अगर हम अब ये अफोर्ड नहीं कर सकते? महंगाई का तो एक समंदर है, ऑस्टेरिटी मेजर्स आपके सामने है शहबाज शरीफ साहब के, वो तो मुझे नहीं लगता कि कोई महंगाई को काउंटर कर सकेंगे। सर इस तरफ जिस तरफ मुल्क चल पड़ा है इसको कैसे रोकेंगे, कैसे इसमें पीस लेकर आएंगे, कैसे अमन लेकर आएंगे? एक जेल भरो की तहरीक कर रहा है, दो बड़ी बड़ी जमातें अपने सामने एक दूसरे को देखना नहीं चाहती, इलेक्शन हो जाएंगे तो पता नहीं सर, आपको पता है सिक्योरिटी के हालात क्या है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से क्या बड़ा थ्रेट है। तो ये तमाम तर चीजें बड़ी ज्यादा परेशान कौन है सर? आपको क्या लगता है किस तरह निकलेंगे हम इस पूरी? देखें एक मामला जहां तक इलेक्शन का है, इलेक्शन तो 2 सूबों के अंदर विद इन 90 डेज कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए। ये दुरुस्त नहीं है और ये डिविएशन है कॉन्स्टिट्यूशन से। नंबर 1, जहां तक आपने महंगाई की बात की है तो इस वक्त इसमें शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ICU में है। और अगर आप मेगा लेवल पे देख लें तो 63,000 अरब रुपए से ज़्यादा हमारे कर्ज जो है वो क्रॉस कर चुका है। 2.25 लाख रुपए इस वक्त हर पाकिस्तानी मकरूज है।